नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी विद एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीसीए सेकंड सेमेस्टर। इसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जिसकी बात करें तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ये सब्जेक्ट अगर आपको इस कोर्स के अलावा और कहीं भी मिलता है तो यहाँ भी ये जो वीडियो है आपको काम आने वाला है। इसके अंतर्गत टोटल 5 यूनिट में से हमने 4 यूनिट अभी कंप्लीट कर ली है, यानी कि फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई बेसिक रूप से इंटरनेट के बारे में। सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो गई आपकी वर्किंग विद इंटरनेट ब्राउज़र के अंतर्गत हमने देख लिए। थर्ड यूनिट में हमने HTML के बारे में बात करें। फोर्थ यूनिट में हमने बात करें किसकी, जावास्क्रिप्ट की। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ यूनिट की। अगर आपने पीछे की किसी भी यूनिट को देखा नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर प्लेलिस्ट में जाकर इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, या आई बटन में जाकर आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको PDF और विशेष रूप से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट में क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेट जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क है, एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है ई उसका ई कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। साथ ही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश है, स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसकी रिस्क क्या होती है, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग है, ई वॉलेट है, ई शॉपिंग, ई मार्केटिंग है। इसके स्कोप की बात करेंगे, एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स क्या होता है। साथ ही इसकी ग्रोथ फ्यूचर में क्या है, और मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत पेटीएम यानी कि जो मोबाइल वॉलेट होते हैं, भीम है, UPI है, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए आपको देखने को मिलता है ई और एक है कॉमर्स। तो ई का मतलब तो हमको क्या जानना पड़ेगा, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाता है कंप्यूटर का प्रयोग करके, कंप्यूटर और साथ में इंटरनेट का। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग जहाँ भी हो जाता है इसका मतलब क्या जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ई। और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय या फिर व्यापार। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। अब यहाँ कुछ लोग जो है ऑनलाइन खरीदी और ऑनलाइन बिक्री को यहाँ पे ई कॉमर्स बोल देते। सीमित ऐसा हम बोल दिए तो इसका मतलब वो सीमित हो गया, यानी कि ऑनलाइन खरीदी और ऑनलाइन बिक्री क्या हो गई, एक प्रकार से सीमित हो गया। इसका मतलब ई कॉमर्स का एक पार्ट है वो। परंतु ई कॉमर्स का अगर विस्तृत रूप बोले तो व्यापार में जो जो काम होते हैं, जैसे कि अगर किसी को पेमेंट देना है तो भी वो क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर हमको जैसे बैंकिंग करना है, मान लो अगर कोई व्यापार है और अगर वो अपनी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाह रहा है तो वो बैंक ना जाकर अपने घर बैठे ही सारी चीज़ें देख लेता है, तो उसका जो कार्य है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर वो कोई टैक्स पे कर रहा है, टैक्स मतलब अभी के डेट में देखें तो GST पे करना होता है, तो GST वो पे कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ गया, वो आ गया ई कॉमर्स के अंतर्गत। दूसरी चीज़, अगर उसको व्यापार का इंश्योरेंस कराना है तो अगर वो ऑनलाइन कराता है तो इसका मतलब किसके अंतर्गत आ गया, ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो व्यापार में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें अगर इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करके की जाती है तो वो व्यापार कैसा हो जाता है, ई कॉमर्स हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन सेल और परचेज कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भेजना है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। शॉपिंग कार्ट है 24/7, मतलब एक प्रकार से 24 घंटे 7 दिन ये ओपन होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है कि आपको कभी ये बंद मिलता है, हमेशा ये ओपन होता है। ठीक है, हम घर बैठे इसमें जो है काम कर सकते हैं या फिर जो भी काम है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ऑनलाइन होता है, जैसे मैंने बताया इंटरनेट का प्रयोग करके। शॉप एट एनी टाइम यानी कि 24 घंटे जब खुला है तो किसी भी समय हम इसकी जो है उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में देखिए ये भी एक प्रकार का ई कॉमर्स के अंतर्गत आने वाली चीज़ है। हालांकि इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जैसे ई शॉपिंग बोल सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग। आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो कंप्यूटर उसका प्रयोग करके कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट इसे बोला जाता है, इसका प्रयोग करके किसी भी सामान को यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपके घर पर कोरियर के माध्यम से आ जाता है। ये सारे सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आपने भी इस प्रकार का जो है जो सुविधा है इसका उपयोग किया होगा। पेन ड्राइव बुलवाना, प्रिंटर बुलवाना, जो भी सामान आपको देखने को मिलता है आप कैटेगरी में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको इसमें जो है ऐड टू कार्ट आता है तो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप देखे होंगे अमेजन से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फ्लिपकार्ट जैसे, हालांकि अमेजन में ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी मिलती है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे हमको ये माइक्रोफोन ऑर्डर करना है तो हम इस माइक्रोफोन को ओपन करें और ऐड टू कार्ट कर देंगे या फिर बाय कर देंगे, तो यहाँ से आप जो है पेमेंट करके अपने घर पर इसे बुला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये भी किस प्रकार से आता है, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स जो है या ई वेबसाइट जिसे बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। अब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, इसका मतलब क्या खरीदना बेचना बस हो जाएगा? नहीं, व्यापार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंतर्गत जो है व्यापार का संचालन होता है। तो वो सारे काम किसके माध्यम से किया जा रहा है? कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ई कॉमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, व्यापार के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी? अगर वो कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके की जा रही है तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अमेज़न में आप जाए या फिर कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ई कॉमर्स का काम होता है, तो गेम्स आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जैसे प्राइम वीडियो की अगर बात करें तो प्राइम वीडियो में जो है आप ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। डोमेन नेम आप खरीदोगे तो वो भी आपका जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आ रहा है। ई लर्निंग आप जो है अगर पेड कोर्स पढ़ते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? ई कॉमर्स के अंतर्गत। ई बुक वगैरह पढ़ते हैं पेड वाली तो वो भी किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी ई कॉमर्स के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं देकर उससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आर्थिक लाभ जहां प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? व्यापार। और व्यापार किसके माध्यम से हो रहा है? ऑनलाइन के माध्यम से। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ई कॉमर्स की कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे विज्ञापन ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उसके माध्यम से भी व्यापार हो रहा है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? ई कॉमर्स की कैटेगरी में आएगा। ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं जैसे आज की डेट में, तो हम देखिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, और वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगी? ये ई कॉमर्स की वेबसाइट कहलाएगी, जैसे अमेज़न है और फ्लिपकार्ट है। साथ ही हिस्ट्री की बात करें तो 1970 की बात करते हैं, जिसमें ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है, ये जो टेक्निक है इसका प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब सबसे पहली बार ईडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया किस रूप में? ई कॉमर्स के रूप में। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता था? व्यावसायिक यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जैसे परचेस ऑर्डर, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता था, प्राप्त किया जाता था, और बाद में इसे गति मतलब अधिक और अपग्रेड कर दिया गया, यानी वेब फॉर्म्स के रूप में जाना जाने लगा। गुड्स और जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि गुड्स मतलब जो मटेरियल होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये www के ऊपर HTTP सर्वर के द्वारा ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएं आदि करना था। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएं ये जो है इसमें 1979 यानी कि 1980 के आसपास देखें तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने ASC X12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए व्यापार के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया किसने? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसके अलावा ई कॉमर्स की हिस्ट्री में ई वे और अमेज़न, इनका बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इनके बगैर ई कॉमर्स की हिस्ट्री को हम जो है सोच ही नहीं सकते। तो अब ई वे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको गूगल ओपन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ई वे हम खोलते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ई वे, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ई वे जो है इनकॉर्पोरेशन इज़ एन अमेरिकन मल्टी नेशनल ई कॉमर्स कंपनी। मल्टी नेशनल का मतलब होता है एक से अधिक देशों में जिसका जो है विस्तार हो। ये बेस्ड है इन सैन जोस कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं दैट फैसिलिटेट कस्टमर टू कस्टमर, मतलब अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं दूसरे कस्टमर से क्या कर सकता हूँ? खरीदी और बिक्री, मतलब सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देखें तो इसको जो स्थापित किया गया था आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए CEO भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये देखिए सब्सिडरी यानी कि इसकी सहायक कंपनी, फाउंडर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ फाउंडेड हुई थी 3 सितंबर 1995 को। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप चाहे तो ई वे में जाकर इस प्रकार से देखिए, आप जो है ये जो सुविधाएं है ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये भी कस्टमर टू कस्टमर मेंटेन करती है, तो आप इसके अंतर्गत सेवाओं को जो है देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अमेजन की अगर बात करें तो अमेजन तो
मतलब अमेजन नाम है इसका, मतलब वो अमेजन जैसे काम भी करता होगा, आपने देखा होगा, मतलब देखा होगा क्या, सुना होगा, गए तो नहीं होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका यानी ब्राज़ील के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है विश्व की सबसे बड़ी नदी फैलाव की दृष्टि से अमेजन। उसी के नाम पर इस वेबसाइट का नाम क्या रखा गया, अमेजन, यानी कि बहुत बड़ा काम है इसका, और वो नदी भी बहुत बड़ी है। तो अब इसमें जाओगे तो इसमें भी आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इस प्रकार से जो है देख सकते हैं और उनको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए तो आप तुलना भी कर सकते हैं। फ़ायदा भी होता है और इसका एक नुकसान भी है, तो हम आगे बात करेंगे इसकी। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईबे और जो आपका अमेज़न है उसके बारे में। ठीक है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स अब इंटरनेट पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है, ये भी आपको पता है। बहुत सी वेबसाइट में उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उसको ऑनलाइन खरीदने या जो ऑर्डर है करने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होती है, जिससे हम ऑर्डर करके हमारे घर पर उसको जो है बुलवा सकते हैं कुरियर के माध्यम से। इन वेबसाइट को अब यूएसए के अंतर्गत अगर देखें, यूएसए में आपको ड्रोन से डिलीवरी होती है किसकी, जो प्रोडक्ट है हमने जो ऑर्डर करे उसकी, और तुरंत डिलीवरी हो जाती है। तुरंत मतलब अभी ऑर्डर करे और आज दिन भर में वो डिलीवरी कर देगा। पर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है वहाँ पे डिलीवरी कैसी होती है, थोड़ी लेट होती है, यानी कि मतलब 2-4 दिन लग जाते हैं। वो भी आपने देखा होगा जब आप ऑर्डर करते हैं। इसमें वे सभी व्यापारिक गतिविधियां यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जो इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, EFT बोल सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन, ये सभी गतिविधियाँ जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत ही मानी जाती है। आगे बात करेंगे इसके कुछ फ़ायदे, मोटा मोटा रूप से हम देख लेते हैं। आगे जाकर जो मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसमें आप पढ़ लेना एक बार। और ये जो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, टेलीग्राम ओपन करना अपने मोबाइल पर और आपको सर्च करना है यहाँ सर्च करना है क्या, SSW एजुकेशन। इस प्रकार से आप एजुकेशन करोगे तो देखिए यहाँ पे आएगा SSW एजुकेशन PDF, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन का मैसेज आएगा, वहाँ पे आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ लेक्चर वगैरह PDF सारी चीज़ें मिलती है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उस वीडियो के बाद उसकी PDF अपलोड कर दी जाती है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। चलिए यहाँ पे ई कॉमर्स जो उपभोक्ता होते हैं यानी जो कस्टमर होते हैं उनको सस्ते तथा क्वालिटी प्रोडक्ट देखने का मौका मिलता है, मतलब कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। और कभी कभी हमको जो है बहुत ज़्यादा सस्ते यानी कि ऑफ़र आते हैं, सेल आती है, तो उस समय हमको काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाते हैं मार्केट की अपेक्षा। यह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट जो बिजनेस एक्टिविटी उसकी डिमांड को बढ़ाता है। इसका मतलब हम हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं उसको भी देख सकते हैं और अन्य देश यानी कि मल्टीनेशनल होते हैं, जैसे अमेज़न की बात करें तो अमेज़न एक से अधिक देशों में फैला है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम एक से अधिक देशों के प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, उनको बुलवा सकते हैं। यह एक बिजनेस कंसर्न या व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने यानी कि हम जगह पर बैठे पूरे ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे देख सकते हैं या और उनसे जो है परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः है अधिक सुविधाजनक होती है तथा पारंपरिक शॉपिंग की अपेक्षा टाइम सेविंग होती है। इसके माध्यम से छोटे एंटरप्राइज प्रोडक्ट की खरीदारी, बेचना तथा सर्विस के लिए जो है ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही ई कॉमर्स की सहायता से उपभोक्ता आसानी से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रिसर्च कर सकता है, सारी चीज़ें वहाँ पे। बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स मार्केटिंग, कस्टमर केयर, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कीमत में कटौती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ई कॉमर्स कस्टमर बिहेवियर यानी जो व्यवहार होता है उसका, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने तथा मैनेज करने में सहायक होता है। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट देखा, चलिए मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। यहाँ चले हम और अमेजन में मान लो हम क्या देखते हैं, अमेजन में है हम जो है लैपटॉप देखते हैं, किसके, डेल के या जो भी डेल के लैपटॉप हम यहाँ पर सर्च करते हैं। और जब हम डेल के लैपटॉप सर्च करते हैं उनमें हम कोई भी चीज़ें ऐसे करके हम सर्च कर लेते हैं, तो ये जो हमने क्लिक करे हैं और जो सर्च करे हैं वो हमारा जो भी एक्टिविटी है वो एक तरीके से सेव हो गई किसके पास, अमेजन के पास। तो अब आगे से जब भी आप कोई भी साइट खोलोगे तो वहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, डेल के लैपटॉप आएंगे सजेशन में। तो ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर यहाँ पे कैच हो गया, तो आपको उससे रिलेटेड डिस्काउंट, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट नए नए जो आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये इससे क्या हो जाता है, हमको काफ़ी अधिक जो है सुविधा भी हो जाती है और कभी कभी परेशानी भी हो जाती है, ठीक है।
मतलब मार्केटिंग के लिए काफ़ी प्रभावी या प्रमोशन रणनीति बनाने में काफ़ी मतलब जो है यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है किसका, जो बिहेवियर कैच करने पे। ई कॉमर्स बिजनेस में व्यक्तिगत रूप से बिजनेस जो है 24 घंटे सातों दिन यहाँ पे इसको एक्सेस करने की सुविधा होती है। ठीक है, आप कुछ नुकसान देख लेते, फायदे देख लिए तो कुछ नुकसान भी देख लेते। प्रतियोगिता स्थिति को विचारने में असमर्थ होते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है 500 रुपये में और वही प्रोडक्ट कहीं मिल रहा है 700 में, तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट अलग है या सेम है, तो इससे हमको दिक्कत भी होती है। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट की प्रक्रिया का पूर्वानुमान करने में हमको जो है समर्थ नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं को यह समझने में प्रॉब्लम होती है कि वे ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी कैसे करें। कभी कभी जो होता है, देखिए, एजुकेशन की कमी होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, फ्रॉड भी हो जाते हैं, और फ्रॉड हो जाते हैं तो वो फ्रॉड के कारण जो है अन्य जो स्टैंडर्ड साइट है या स्टैंडर्ड जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं घाटा होता है। तो इससे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम होती है उपभोक्ताओं को कि खरीदी कैसे करें, वो सही वेबसाइट से करे, कैसे करे, उनको समझ नहीं आता एजुकेशन की कमी के कारण। बहुत सारे, और अच्छा एजुकेशन नहीं है तो मार्केट में जाकर वो जो है ऑफलाइन अगर देखें तो वो खरीदारी कर सकता, पर ऑनलाइन खरीदने में थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारे व्यक्ति किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एक डर लगा रहता है कि ऑनलाइन में फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी समय स्पैम कॉल आ जाते हैं तो उनके अकाउंट का जो अमाउंट है वो एक प्रकार से खाली कर दिया जाता है। इच्छित प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट उनको चाहिए उसके लिए बहुत सारे कॉल्स और ईमेल की आवश्यकता हो सकती है, जो काफ़ी जो है समय और खर्च यहाँ पे बढ़ा देता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में कि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो सुविधा हमको ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलती। साथ ही ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है। ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तो व्यापारी के लिए भी एक समस्या हो जाती है। अब उसको उस लेवल के प्रोडक्ट अपने जो शॉप है उसमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो उसकी शॉप क्या होगी, धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएगी। ई कॉमर्स का प्रयोग मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज भी इंटरनेट काफ़ी व्यक्तियों तथा छोटे व्यापारियों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इसका उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि अगर आप किसी शॉप में जाओगे, मान लीजिए किसी शॉप में गए और आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो मना कर देते। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक जो है इनका उपयोग पता नहीं है या फिर करना नहीं चाहते, जो भी आप समझ लो। ई कॉमर्स वेंचर मुख्य रूप से थर्ड पार्टी पर निर्भर होता है, अर्थात हम बिना इंटरनेट के ग्लोबल मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि इंटरनेट का मुख्य रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ होगा फायदे और नुकसान, आप एक बार और पढ़ लेना ताकि एग्जाम में लिखने को काम आए। नेक्स्ट अगर देखें तो टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सक्षम कराया गया मार्केट ट्रांजैक्शन की वैरायटी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और ई कॉमर्स प्रतिदिन गतिविधियों जैसे कि प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, पेमेंट्स, गुड्स तथा सर्विसेज की डिलीवरी आदि को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे उपयोगी होता है। यानी कि बिना टेक्नोलॉजी के ई कॉमर्स का जो है हम एक प्रकार से सोच भी नहीं सकते, उसके लिए ई कॉमर्स के लिए सोच भी नहीं सकते बिना टेक्नोलॉजी के। तो टेक्नोलॉजी यानी कि सबसे मुख्य बात तो होना चाहिए कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी छोटे बड़े जो भी कंप्यूटर, और कंप्यूटर में होना चाहिए क्या, इंटरनेट। ये दो चीज़ों के बगैर ई कॉमर्स का जो है हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि एक प्रकार से इसी पर डिपेंड है। तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आप कॉमन रूप से याद रखिए, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, इसको क्या बोल देंगे, B2B, यानी बिजनेस से बिजनेस। एक व्यापार दूसरे व्यापार से क्या करता है, व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है, तो क्या कहलाता है वो, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे ई कॉमर्स कहलाता है। एक व्यापार जब कस्टमर से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है, कुछ माल बेचना है, उससे पेमेंट प्राप्त करना है, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, तो ये जो कहलाता है आपका B2C कहलाता है। फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, अब बिजनेस है तो सिंपल सी बात है वो सरकारी जो है एक प्रकार से दायरे में आता होगा, गवर्नमेंट के दायरे में आता होगा, तो उसको समय समय पर टैक्स पे करना होता है, या कुछ और चीज़ें होती है ड्यूटीज़ वगैरह वो पे करना होता है। तो ये जो कहलाता है आपका B2G कहलाता है, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर से कंज्यूमर, यानी कि जो ग्राहक होता है ग्राहक से ग्राहक। जैसे आप देखोगे तो आपको OLX सुना होगा आपने नाम, और एक अभी मैंने बताया था eBay। तो ये क्या करते हैं, ये C2C यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे कस्टमर से कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते, खरीद सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं, सारे काम होते हैं। फिर कस्टमर से बिजनेस, तो देखिए बिजनेस टू कस्टमर को उल्टा कर दो, कस्टमर से बिजनेस। इसका मतलब जैसे आप
मान लो कोई बिजनेस है और बिजनेस हमसे कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है। आप खरीदेगा कैसे भाई? सिंपल सी बात है, अमेजन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से खरीद कर हमको प्रोवाइड करता है, तो उसके कुछ जो होंगे क्या होंगे, स्टोर होंगे, तो स्टोर के रूप में कस्टमर होगा, तो कस्टमर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बिजनेस को सेल करेगा, तो इसे क्या बोल देंगे हम? C2B बोल देंगे। दूसरा, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब ग्राहक होता है, ग्राहक गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है, तो उसे कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह देना होता है खरीदी पर, तो सिंपल सी बात है किस कैटेगरी में आ जाएगा? C2G हो जाएगा। तो ये टोटल 6 कैटेगरी थी जिसको हमने देखे हैं, ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बारे में आप एक बार यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। जैसे बिजनेस टू बिजनेस में कोई प्रोडक्ट, और जो ऑनलाइन डायरेक्टरी है वो बिजनेस से बिजनेस यहाँ पे ट्रांसफर हुई। बिजनेस टू कस्टमर की बात करें, रिटेल स्टोर। ठीक है, कंज्यूमर से कंज्यूमर में ईवे वगैरह आ जाता है, OLX आ जाता है। कंज्यूमर टू बिजनेस में हम देखें तो एडवर्टाइजिंग स्पेस वगैरह। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें तो देखिए, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन या गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो बिजनेस है वो टैक्स पे वगैरह करता है। ऐसे ही कंज्यूमर भी, कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर होता है वो भी टैक्स पे करता है, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए इनको हमने देख लिया। यहाँ पे आपको मैं एक डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे सन 2000 की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स का जो क्रेज़ था बहुत ही कम था। फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पीक पर ये कहाँ पहुँचा? 2020 में। और 2020 में आपको पता है 2020 में कोरोना काल था। ठीक है, 2020-21 में तो सबसे ज़्यादा पीक पर कहाँ था? ये यहाँ पे। अभी थोड़ा कम हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कम हो गया, अभी भी बढ़ा हुआ। जैसे आप पीछे की अवस्था देखें तो पीछे की अवस्था में अभी भी जो उसका ग्राफ है वो ऊपर की ओर है। मतलब 22-23 में भी देखें तो ई कॉमर्स जो है ऊपर की ओर चल रहा है, टॉप पे। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? 21 और 20 के आसपास था। ठीक है, चलिए आप जानते हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती क्या है? तो देखिए, आप मान लीजिए बैंक है और हम घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से बैंक में हमारा पैसा जो है देख सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है बैंक भी किसी को ऑनलाइन इस प्रकार से दे सकता है, उससे प्राप्त कर सकता है। तो सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंकिंग के कार्य जो होने लगे, यानी कि बैंकिंग का जितना भी कार्य है वो अगर कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग बोल सकते हैं। चलिए, आज के समय में बैंकिंग का कार्य करना अत्यंत सरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका श्रेय किसको जाता है? ई कॉमर्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी किसके कैटेगरी में आती है? ई कॉमर्स की कैटेगरी में। पहले कस्टमर व्यवस्थित रूप से बैंक जाता था, लाइन लगाता था। आज की डेट में उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे मोटे काम सारे जो है घर बैठे हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती तब बैंक जाना होता है। पर कुछ लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं, ई बैंकिंग का उपयोग नहीं करते, तो उनको अभी भी जाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक बार आप पढ़ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे डेबिट कार्ड बुलवा सकते हैं, अमाउंट चेक कर सकते हैं, जितने भी काम है सारे आप जो है मोबाइल से ही कर सकते हैं, जो ई बैंकिंग है उसकी सहायता से। इसके लिए देखिए, जो ई बैंकिंग है उसके लिए या तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना, तो यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कोई वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं, किसका? जो बैंक है उसका। तो उसको यूज़ करके आप जो है अपना काम आसान कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ई शॉपिंग, और ई शॉपिंग को ही ऑनलाइन शॉपिंग बोला जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको अमेज़न, और एक है आपका फ्लिपकार्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। हालांकि बहुत सारी और वेबसाइट है, मिंत्रा वगैरह है, अजियो है, बहुत सारी जो वेबसाइट है जो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे हमको शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट में आपको बहुत ही बृहद यानी बड़ी मात्रा में जो कैटेगरी है वो देखने को मिलती है। तो ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स वेबसाइट से ही हम घर बैठे अगर शॉपिंग कर रहे हैं, किसके माध्यम से? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई शॉपिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, या फिर इसे ऑनलाइन शॉपिंग हम बोल सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो ई शॉपिंग ई कॉमर्स की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है, यानी कि उसी की एक ब्रांच मान सकते हैं। यानी कि जो ई शॉपिंग है वो किसकी ब्रांच है? ई कॉमर्स की ब्रांच है। ई शॉपिंग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, उसको पेमेंट कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है। कैसे आता है वो भी पता है आपको? कोरियर के माध्यम से। पहले यदि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो हम बाज़ार जाते थे, बाज़ार जाके हम 2-4 दुकान उसको तलाश करेंगे, मोल भाव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, समय टाइम वेस्ट होता था। ठीक है, अब टाइम वेस्ट होगा तो दिमाग ख़राब होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। पर आज की डेट में हमको घर बैठे 24 घंटे, सातों दिन, मतलब 365 दिन हम देखें तो हमारा जो काम है घर बैठे हम कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का।
इसके अलावा इसके लिए हमें एक देखो कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगर ये है तो हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी इच्छित प्रोडक्ट को चुनने में हमको काफ़ी आसानी होती है और हम ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद उनको देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट मान लो काम नहीं कर रहा तो उसको रिटर्न करने की सुविधा भी होती है। जबकि ऑफलाइन में आप लेकर आ जाओगे और दोबारा वापस जाओगे तो जो मतलब व्यापारी है, दुकानदार, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा आपके प्रति। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को लेकर गए हैं। तो उसको बेचते समय तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु उसको जब प्रॉब्लम बताएंगे तो उस समय उसको बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इससे क्या होता है, हमको प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इस हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस तरह आपको वह प्रोडक्ट खरीदने के लिए शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपने ऑनलाइन देख लिए। मतलब आप घर बैठे ही सारा काम कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग में आपकी सारी चीज़ें जाती है, यानी कि वस्तु के उत्पादन से लेकर बेचने तक की सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है? ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, बनाने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाना है तो उसके पहले उसको बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? मार्केटिंग। और मार्केटिंग आज की डेट में कैसी चल रही है? मार्केटिंग आज की डेट में कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके चल रही है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है। जैसे आज की डेट में आप देखोगे तो आप फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर बहुत सारी जगह आप देखोगे तो आपको प्रमोशन या फिर उनके जो मार्केटिंग, मतलब एक प्रकार से वो जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सेवाएं देते हैं, उसकी जो है आपको मैसेज आते रहते हैं। ईमेल से भी आते हैं, किसी वेबसाइट में भी आते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार की मार्केटिंग। और कैसे हो रही वो? ऑनलाइन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद, यानी जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विस होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले टूल है और कार्यप्रणाली का एक सेट होता है, यानी कि एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है जो वो कंपनी के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे तक पता चलने के लिए, करने के लिए, या फिर हमको हमारे तक पहुंचाने के लिए जो टूल्स उपयोग किए जाते हैं, वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग का ही टूल माने जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोला जाता है। इससे क्या होता है? उनकी कैपेसिटी में वृद्धि होती है, खर्चों में कमी होती है। जब पोस्टर और बैनर छपते थे, जगह जगह जाकर बांटते थे, उससे जो है ये जो हमारा आसान हो गया काम, तो खर्चों में कमी हो गई। सुरुचिपूर्ण कम्युनिकेशन, डायरेक्ट हम जाकर अगर किसी से बात करेंगे, बताएंगे, तो कभी कभी जो है मिसबिहेव भी हो जाता है, परंतु यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतर कंट्रोल, ठीक है, बेहतर ग्राहक सेवा हो सकती है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशनल जो चीज़ें होती है वो प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, सर्च एड के माध्यम से कर सकते हो, डिस्प्ले ऐड के माध्यम से। आप यूट्यूब में भी देखोगे तो उसमें भी ऐड आते हैं 5 सेकंड वाले या बहुत बड़े ऐड भी, तो वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग का एक उदाहरण। ईमेल के माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया, यानी व्हाट्सअप है या फिर आप फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, तो इनके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं आप? ऑनलाइन मार्केटिंग की चीज़ें जो है मतलब कर सकते हैं, या फिर आप देखते होंगे। तो इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट में 7C का यूज़ किया जाता है। 7C मतलब कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए उसका, कस्टमाइजेशन, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना होता है, कम्युनिटी का, कनेक्शन का, और उसके बाद आपको कॉमर्स का, यानी व्यापार। तो ये 7C अगर है तो वेबसाइट में आप मार्केटिंग कर सकते हो। इनके बारे में पढ़ लेना। सर्च एड है, ये सभी चीज़ें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब गूगल पर जब कोई चीज़ सर्च की जाती है, सबसे पहले अगर आपका नाम आता है तो आपकी वेबसाइट या आपके नाम का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ई कॉमर्स के जो फ़ायदे हैं वो भी हम लगभग इसी के जैसे देख सकते हैं। ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के फ़ायदे मतलब उसके अंतर्गत एक ब्रांच है ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि व्यापार का ही पार्ट है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग से कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। मतलब अगर कोई चीज़ वायरल हो गई तो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। मार्केटिंग एलिमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से जो टारगेट जो दर्शक होते हैं, मतलब जो जिन तक पहुंचाना हमको, उस तक पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटिंग के पारंपरिक साधनों पर इसका प्रतिस्पर्धी लाभ है, मतलब ये काफ़ी आगे है बाकी चीज़ों से। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से यूनिक विजिटर, मतलब जो अलग जो विजिटर होते हैं उनकी संख्या का पता लगाना आसान हो जाता है।
यहाँ कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट ऑनलाइन मार्केटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जिसमें मार्केटर जो होता है, मतलब जो मार्केटिंग करता है, उन वेबसाइटों पर विज्ञापन खरीद सकते हैं जो अपने स्वयं के उत्पादों और सेवाओं के लिए समान है। विपणन, यहाँ आप देख सकते हैं गूगल पर ग्राहकों द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड, बिंग या याहू से हम क्या कर सकते हैं, एक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं और उन्हीं ग्राहकों तक उन विज्ञापन को पहुंचा सकते हैं, तो उससे भी हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ई ऑक्शन की। ई ऑक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, और ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी। क्या होता है, नीलामी। नीलामी का मतलब होता है आप जब कोई चीज़ की बोली लगाते हैं, मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं बोली लगाऊंगा 10,000, 10,000, 100, 10,000, 200, इस प्रकार की बोली लगाएंगे। पर अगर यही बोली अगर कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके लगाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई ऑक्शन। यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट ऑनलाइन, अगर देखें तो ऑनलाइन हमको अगर कोई चीज़ बेचना है तो ऑनलाइन बोली लगाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, ई ऑक्शन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ई ऑक्शन ई कॉमर्स की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है, मतलब उसी की शाखा है। ई ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी वस्तु की नीलामी करने की प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से पहले किसी वस्तु, प्रोडक्ट, स्थान आदि की जो बोली लगाने के लिए सभी को एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता था, परंतु आज की डेट में जिसके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है वो उसके माध्यम से घर बैठे ही बोली लगा सकता है और उसको खरीद सकता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। इसके लिए इंटरनेट पर उस वेबसाइट को डाउनलोड करना होगा। अब ई ऑक्शन वाली वेबसाइट भी आपको देखने को मिलती है बहुत सारी, जिसे किसी प्रोडक्ट, वस्तु, जो स्थान है आदि की बोली लगाने के लिए बनाई जाती है। उस वेबसाइट पर जाकर जो है कुछ अपने अमाउंट की बोली को हिट करते हैं और इस तरह सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए हिट से बोली के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, जो अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा उसको जो है उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ई लर्निंग की। तो लर्निंग का मतलब होता है पढ़ाई करना। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ई लर्निंग कहलाती है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो सिंपल सी बात, वो किस कैटेगरी में आ गया, ई लर्निंग। यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जब पढ़ाई या लर्निंग की जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई लर्निंग। अभी मोबाइल भी आ जाता है उस कैटेगरी में, टैबलेट है, फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ई कॉमर्स का प्रयोग न केवल शॉपिंग, बिजनेस या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ई लर्निंग, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी टॉपिक के बारे में हम जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं सर्च करके गूगल से। ठीक है, अभी तो आप देखे होंगे आपको चैट जीपीटी भी देखने को मिलती है। चैट जीपीटी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है, वो भी चैट जीपीटी 4 जो कि आपका पेड वर्जन है, उसका उपयोग कैसे करना है वो वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसे आप देख सकते हैं EPS बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आप पेमेंट दे सकते हैं, पेमेंट निकाल सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर जैसी ही कोई डिवाइस और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, उसके माध्यम से आप पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। और ये भी किस कैटेगरी में आ गया, ई कॉमर्स की कैटेगरी में ये देखने को मिलता है। चलिए यहाँ इसके बारे में देखते हैं। ई कॉमर्स में खरीदे गए जो गुड्स, यानी कि जो मटेरियल होता है या सर्विस के लिए पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक तरह का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो विक्रेता, यानी कि जो सेल्समैन, मतलब विक्रेता मतलब बेचने वाला, ठीक है, और ख़रीदार मतलब जो खरीदने वाला है, जो कस्टमर होता है, उसके बीच में ऑनलाइन रूप से ये स्थापित होता है। इस एक्सचेंज के कंटेंट को सामान्यतः डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में होते हैं। ये फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसको भी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। तो देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। QR पेमेंट के माध्यम से आप करते होंगे। स्मार्ट कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड होता है उसी के जैसे। मोबाइल में वॉलेट होते हैं, पेटीएम है, गूगल पे है या फिर फ़ोन पे है, बहुत सारे वॉलेट होते हैं। डायरेक्ट डेबिट होता है। ई कैश होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश जो आपके मोबाइल में या फिर आपके बैंक में रखी है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश है जो वॉलेट के माध्यम से आप पे कर देते हो। स्टोर वैल्यू कार्ड होता है। ठीक है, UPI पेमेंट आपने सुना होगा। ठीक है,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं वो एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है भारत के अंतर्गत। कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक पेमेंट कर सकते हैं। तो इस सब काम किसके अंतर्गत आ रहा है? ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल पढ़ना है। अब देखिए डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है शॉपिंग कार्ड। नॉर्मल आप बोले तो शॉपिंग कार्ड आपके बैंक से जो है मतलब आपको बाद में पे करना होता है। आप जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको अपने बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होता है जो कार्ड होल्डर या अकाउंट होल्डर के नाम से मिलता है। जितनी भी खरीदी करना खरीद सकते हैं इसके माध्यम से, और आप इसको बाद में पे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं, अलग अलग बैंक के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम है। इसका उपयोग करना सरल है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक खाते के साथ एक जो यूनिक अकाउंट नंबर जुड़ा होता है, यानी कि यूनिक संख्या होती है। इसमें चुंबकीय पट्टी लगी होती है, जैसे आप देखें तो ये देखिए इस प्रकार से, यही आपका यूनिक रूप से पहचान करता है, ठीक है। कार्ड रीडर के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड जो जारी करता बैंक है उसकी ओर से भुगतान करता है, मतलब शॉपिंग कार्ड है, मतलब बैंक आपकी ओर से भुगतान करेगा। आपको उसने एक कार्ड दे दिया, फिर बाद में आप बैंक को पे करो, ठीक है, करना तो पड़ेगा, कौन सा फ्री में दे रहा है। और ग्राहक के पास एक निश्चित अवधि होती है, मतलब 3 महीने 6 महीने में उसको पे करना होता है। आमतौर पर हर एक क्रेडिट कार्ड का भुगतान जो है मासिक रूप से होता है। एक मंथ में आपने जितना भी शॉपिंग करे है आप एक महीने में उसका भुगतान करना होगा बैंक को, नहीं तो फिर देख लो आप अपने हिसाब से। यहाँ देखो कार्ड धारक जो होता है ग्राहक, व्यापारी, उत्पाद का यानी जो प्रोडक्ट होता है उसको विक्रेता जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है। कार्ड जारी करता बैंक यानी कि कार्ड धारक का बैंक होता है। परिचित बैंक व्यापारी का बैंक। कार्ड का ब्रांड यानी उदाहरण के लिए वीज़ा है, मास्टर कार्ड, जैसे यहाँ वीज़ा प्लेटिनम होता है, एसबीआई कार्ड आप देख सकते हैं। डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो डेबिट कार्ड आपका जो होता है, जो आप एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए किसी को पेमेंट करना है, पर इसके लिए आपके अकाउंट में पैसे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। तो इसमें भी देखिए एक जो होती है मैग्नेट चुंबकीय सिम टाइप की एक डिवाइस लगी होती है। डेबिट कार्ड जो बैंक है उसका नाम होता है, ठीक है, उसका लोगो वगैरह। डेबिट कार्ड का नाम होता है, कार्ड होल्डर का नाम, ठीक है। ये डेबिट कार्ड का नंबर, वैलिडिटी होती है, उसका टाइप होता है कि वीज़ा है क्या, इंटरनेशनल है या नेशनल है। पीछे आपको सीसीवी नंबर होता है और ये कुछ जो होता है आपका ब्लैक कलर का कोड होता है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड के बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार, आप सबके पास डेबिट कार्ड होगा आई होप। स्मार्ट कार्ड भी होता है। स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर के साथ आता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी वगैरह इतनी होती है। सब चीज़ इसके अंदर ही फीड होती है, बाहर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा होता है। अब बात करते हैं हम ई वॉलेट की। ई वॉलेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, एयरटेल मनी है, फ्री चार्ज है, बहुत सारे वॉलेट जो है जो आपके मोबाइल में होते हैं वो ई वॉलेट होते हैं। तो ये जो होते हैं प्रीपेड खाता होता है, मतलब इसमें आप अमाउंट ऐड कर दो पहले से और उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं उसको, मतलब एक प्रकार से बाद में पे कर सकते हैं किसी को भी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो वॉलेट है वो आपको देखने को मिलते हैं। ई मनी जो आपके मोबाइल में, देखिए पहले पर्स में हुआ करती थी, आज की डेट में भी होती है, परंतु ज़्यादातर आप अपनी मोबाइल में रखते हैं। तो मोबाइल में जो पैसे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल सकते हैं, जिसको आसानी से किसी को भी हम सेंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। नेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से जो बैंकिंग होती है, ई बैंकिंग जिसे हम बोलें तो उसको हम नेट बैंकिंग बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है घर बैठे ही बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए जो होती है आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना चाहिए आप उस बैंक में, तो ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे साधन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार देख लेना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कुछ मुख्य चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, तो हम उनको यहाँ पर जानेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। अमेजन पे, अमेजन पे भी एक प्रकार का वॉलेट है जो भी अमेजन की वेबसाइट के अंतर्गत आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलता है, ठीक है। वॉलेट है जिसमें आपको मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, मोबाइल पोस्टपेड, क्रेडिट कार्ड, लोन रीपेमेंट, गैस सिलेंडर, जितनी भी आपको मोबाइल वॉलेट में फैसिलिटी मिलती है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? अमेजन पे में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अमेजन पे के बारे में जानकारी दी है, तो आप इसको एक बार पढ़ना है। और आप देखेंगे तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ माध्यम है, जैसे आपने सुना भी होगा एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है और आईएमपीएस होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र,
और आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस मतलब इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो इनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी है। मैं तो कुछ तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ। तो एनईएफटी जो ट्रांसफ़र करने का जो समय है वो आधा घंटे का समय लेती है, और आरटीजीएस में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये आईएमपीएस में भी तुरंत। न्यूनतम ट्रांसफ़र सीमा इसमें 1 रुपये कर सकते हैं, आरटीजीएस में 2 लाख रुपए मिनिमम, और आईएमपीएस में 1 रुपये। ठीक है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। अधिकतम ट्रांसफ़र की जो सीमा है वो इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें भी कोई नहीं, पर इसमें 2 लाख रुपए जो है मैक्सिमम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्विस टाइमिंग की बात करें तो ये हर हमेशा उपलब्ध होती है, साल भर। ठीक है, 24 घंटे, ये भी और ये भी, तीनों में कोई चेंजेस नहीं है। शुल्क की अगर बात करें तो इनवर्ट ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं होता है, इनवर्ट ट्रांजैक्शन पर इसमें भी कोई शुल्क नहीं होता, पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई, देखिए और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी शुल्क नहीं, पर यहाँ पे आईएमपीएस के तहत भेजे गए पैसे पर कितना शुल्क लेना है ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बस शुल्क लग रहा है आईएमपीएस में, बाकी इन दोनों में कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, मतलब भुगतान के लिए कोई भी चार्जेस। भुगतान का जो विकल्प है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आईएमपीएस में आपको सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। तो इनके बारे में जानकारी आप एक बार पढ़ लेना, जो जानकारी मैंने अभी बताया वही यहाँ पे है, तो आपको लिखने को काम आ जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं यूपीआई, सभी लोग उपयोग करते हैं इसका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। करते कि नहीं करते? सभी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूपीआई की अगर बात करें तो यूनिफाई मतलब जो है ये किसी न किसी जो भी मोबाइल वॉलेट आप उपयोग करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, वो यूपीआई के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसकी मदद से आप कहीं पर भी किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से अपने दोस्त रिश्तेदारों या किसी को भी पैसे की ज़रूरत है तो उसको पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का पेमेंट आप जो है इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा है तो भी यूपीआई कर सकते हो, किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हो। ठीक है, किसी से प्राप्त करना है तो यूपीआई के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी का जो है भाड़ा देना है, गाड़ी भाड़ा या टैक्सी भाड़ा, टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, एयरलाइन है, रेल टिकट है, बस टिकट, डीटीएच रिचार्ज है। तो जितने भी काम अभी वॉलेट ने किए थे वो सारे काम किसके माध्यम से कर सकते हैं? यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई को शुरू करने का जो मतलब एक प्रकार से श्रेय जाता है वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा हुई है। ये संस्था क्या करती है? इंडिया के अंतर्गत जितने भी बैंक है, एटीएम है, उनके बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, उनको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस सिस्टम के जरिए पैसा भेजा जाता रहा पहले से, और अब एडवांस तरीका क्या आ गया? यूपीआई आ गया। तो उस तरीके को बहुत कम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कुछ विशेषताएं देख लीजिए, साल भर ये ओपन होता है, सभी बैंक के एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे मान लो आपने फ़ोनपे डाउनलोड करे तो फ़ोनपे में यूपीआई के माध्यम से आप सभी बैंकों का पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जो भी बैंक हो, और किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हो। वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे होता है, और वर्चुअल एड्रेस के माध्यम से बार बार टाइप करने की दिक्कत खत्म। विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं, पैसे मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, शिकायत करने के लिए यूपीआई ऐप में जो है आपको सुविधा उपलब्ध है। सरकार तथा सरकारी उपक्रम द्वारा विकसित पेमेंट प्रणाली है, काफ़ी सुरक्षित और तेज है, और उपयोग करने में काफ़ी आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं भीम। और भीम एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई के अंतर्गत ही यहाँ पे काम करता है। भीम मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, देखिए ये जो है एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस ऐप का निर्माण किया है, जो कि यूपीआई बनाया है उसने। इसमें यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक पेमेंट का सिस्टम है। तो मतलब सिंपल सी बात, इसमें भी हमको पिन तैयार करना होता है, सारे पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल में आपको *99# डायल करके आप छोटे मोबाइल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी भाषाओं में इसका जो है फैसिलिटी उपलब्ध है। पेटीएम पे थ्रू मोबाइल, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, आपको पता था क्या? देख लेना, पता था तो अच्छी बात, नहीं था तो फिर देख लो। इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, और पहले इसका नाम था, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड था, और ये 2010 में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज के लिए इसको शुरू किया गया था। पर आज की डेट में इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है काम किए जाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे काम इसके अंतर्गत किए जाने लगे हैं। फिर आ गए गूगल पे और फ़ोनपे। तो गूगल पे और फ़ोनपे का इंटरफेस आप इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, कब कब बने आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप फ़ोनपे गूगल पे दोनों का उपयोग करते होंगे, इनके बारे में आप डायग्राम बनाकर लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे हमने ई कॉमर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जाने। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। 2-3 बार आपको वीडियो देखना है, तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी।
तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को आप जो है पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद।